लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था किस तरीके से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, एक्सपेंशन किस तरीके से होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है एंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, माइनस को फैक्टर्स के बारे में भी समझा था। तो ये सारी चीजें पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इधर इधर हाँ इधर आई बटन पे क्लिक करो और जाके पहले वो वीडियो देखो, तब ये आपको समझ में आएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल की। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड चलिए शुरू करते हैं जहां पे पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था। तो आज बात करने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। इनवर्स सबसे पहले होता क्या, इस चीज को समझते हैं, फिर ये बताऊंगा कि इनवर्स निकालते कैसे हो। अब यहाँ पे कंसिडर करो ये दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, और अगर मैं यहाँ पे ए इंटू बी, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो तो मिलेगा 2 1 -3 एंड 5, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5/13 से, -1/13 से, देन 3/13 से एंड देन 2/13 से। तो इस तरीके से ये दो मैट्रिसेस हैं, आपस में मल्टीप्लाई होंगी। मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैंने आपको बताया ही था। आपको करना क्या होता है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। नहीं समझ में आया तो ये वाली जो रो है वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होती है एंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे 2 इंटू 5/13 आपको मिल जाएगा यहाँ पे 10/13, फिर 1 इंटू 3/13 तो प्लस में 3/13 हो जाएगा। ये आ जाएगा पहला एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट के लिए आपको क्या करना होता है, उसी रो को आपको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। जब आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू -1/13 ये आ जाएगा माइनस का 2/13 एंड 1 इंटू 2/13 तो प्लस का 2/13 आपको इधर मिल जाएगा। फिर इस टर्म के लिए आपको क्या करना है, इस रो को, इस रो नहीं, इस वाली रो को एंड इस वाले कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। -3 इंटू 5 माइनस का 15/13 हो जाएगा, 5 इंटू 3 प्लस का 15/13 हो जाएगा। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, -3 इंटू -1 मतलब लास्ट जो टर्म आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे -3 इंटू -1 3 हो जाएगा, 3/13 प्लस 10/13। तो अगर आपने नोटिस किया आपको फाइनल मिलेगा 10 3 13/13 विच इज जस्ट 1। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 1। तो नोटिस किया क्या, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है एंड एग्जैक्टली यही मीनिंग होता है इनवर्स का। कभी भी आप किसी मैट्रिक्स में किसी और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो और आपको आई मिल जाए, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए ऑफ द सेम ऑर्डर, देन तुम ये बोल सकते हो कि बी जो है, बी वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी, वो ए इनवर्स कहलाएगी। यहां पे ए इनवर्स का कॉन्सेप्ट इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। A matrix when multiplied by its own inverse will give you an identity matrix। यही डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n, if there exists another square matrix B of the same order such that AB is equals to BA और I, मतलब दोनों में इसको कैसे भी करो, आप चाहे A इंटू ए इनवर्स मल्टीप्लाई करो या A इनवर्स इंटू ए मल्टीप्लाई करो, आपको हर केस में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। देन A is said to be invertible। A इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या होता है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और B उसका इनवर्स है। इस केस में B is called the inverse matrix of A एंड B को हम A इनवर्स लिख सकते हैं। यही चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इन द एग्जाम्पल अब B इज इक्वल्स टू A इनवर्स, तो A इनवर्स ही B थी, छुपे हुए फेक आईडी से आई थी, तो A इनवर्स ही यहाँ पे B होगी। तो ये इनवर्स की सिंपल सी डेफिनेशन है। कुछ प्रॉपर्टीज होती है इनवर्स की जो हमें याद रखनी है, और इनवर्स का शॉर्टकट भी एक होता है, वो भी याद कर सकते हो, लेकिन कोई खास इतनी जरूरत होती नहीं है। इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है अभी बताता हूं, लेकिन पहले प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। हर मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक रहेगा, कहीं पे भी सेम नहीं आएगा जब तक सेम मैट्रिक्स ना हो। फॉर टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सी ए एंड बी, ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। जैसे ट्रांसपोज में करती थी, आपका ए बी का होल इनवर्स अगर आपको मल्टीप्लाई करके उसका होल इनवर्स निकालना है वो भी आप कर सकते हो, या दोनों का इंडिविजुअल का आप इनवर्स निकाल सके उसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो सेम आंसर मिलेगा। और एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है उसका 2 बार इनवर्स करोगे तो ओरिजिनल, ये वही ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टीज से रिलेट कर सकते हो, एकदम वही एज इट इज एग्जिस्ट करती है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, जो आपको याद करनी है, रखनी है और पूछी जा सकती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली।
देखो हमारे पास तीन तरीके होते हैं इनवर्स को कैलकुलेट करने का। पहला होता है रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा ये वाला होता है इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेथड, तीसरा होता है रो रिडक्शन मेथड, जहां पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाते हैं रो में। पहले थर्ड रो में 2 जीरोस बन जाएंगे, सेकंड रो में 1 जीरो, फर्स्ट रो में कोई जीरो नहीं बनेगा। ये करना नहीं है आपको, टेंशन ना लो। आपके कोर्स में खाली ये वाला है कि यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेथड। अब इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं आगे मैं समझाता हूं, लेकिन आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर आपको इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, आपको लिखना होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जो जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ए इनवर्स को आप बोलोगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एंड दोनों चीजें ही निकालना हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि किस तरीके से आप डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हो और एडजॉइंट भी निकाल सकते हो। एडजॉइंट कैसे आता है, कोफैक्टर्स से आता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। बेसिक सी डेफिनेशन है। और यहां पे हमने सीखा था a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर था, उसी को इधर उधर किया, ये तुम्हारा फाइनल मिल गया कि a इनवर्स ये वाला फॉर्मूला आता है। सिंपल सी बात है, ओनली अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। वही चीज है जो मैट्रिक्स सिंगुलर है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो है, और मैथ्स के अकॉर्डिंग डिवीजन में जीरो नहीं आ सकता। अब किस तरीके से इनवर्स निकालते हैं एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का? नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है। तो ये भी कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से आप निकालोगे। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आप निकाल सकते हो। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स आपको दी है, इसको हम ए बोल देते हैं। सिंपल सा तरीका है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इनवर्स निकालने के लिए आपको अगर ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, यू नीड टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालना हमने सीखा था, कोफैक्टर से आता है। अब देखो 2/2 का जो कोफैक्टर होता है बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हो। अगर मैं कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाऊं, कोफैक्टर ऑफ आईजे या सी आई जे बोल सकते हो, सो कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर के लिए जब 2/2 मैट्रिक्स थी तो हमने लिखा था प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। ये इस तरीके से कोफैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। जो भी आप माइनर निकालोगे उसके ऊपर ये साइन को सुपर इंपोज कर दो। अब जैसे कि अगर मैं इस पोजीशन का माइनर निकालूं, बात समझना, अगर इस पोजीशन का मैं माइनर निकालूंगा तो मुझे ये रो ये कॉलम हटाना पड़ता। अब इस रो कॉलम को हटा के मेरे पास सिर्फ 4 बच रहा है, तो इसका माइनर ये आ जाएगा। इसका मैं अगर माइनर निकालूं तो 3 आ जाएगा, तो उस पोजीशन के लिए 3 मिल जाएगा। फिर इस पोजीशन का अगर मुझे माइनर निकालना है तो सिर्फ मुझे 2 मिल जाएगा, एंड इस पोजीशन का माइनर 1 मिल जाएगा। तो 2/2 के कोफैक्टर्स निकालना आसान है, लेकिन अभी निकला नहीं है। माइनर्स के ऊपर ये साइन भी तो चिपकाना है आपको, तो माइनर्स के ऊपर यहाँ पे साइन चिपका दोगे तो ये दोनों माइनस बन जाएंगे और ये बन गया कोफैक्टर। अब एडजॉइंट जो होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज जस्ट इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी कि आप जो लिखोगे 4 -3 -2 एंड 1, इसका आपको ट्रांसपोज कर देना है। मतलब कि ये वाली जो मैट्रिक्स में लिख रहा हूं 4 -2 -3 एंड 1, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। ये ऐसे एडजॉइंट निकलता है। कैसे है समझ में आ गया ना? और ये प्लस माइनस क्यों आ रहा था, वही आई जे की -1 की पावर आई प्लस जे से। ठीक है, लास्ट वीडियो देख लो भाई, नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। ओके, ये समझ में आ गया। अब मुझे ए इनवर्स चाहिए था, तो ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एडजॉइंट निकला है 4 -2 -3 एंड 1। तो डिटर्मिनेंट इसका हम कैलकुलेट कर चुके हैं, -2 आता है, तो आप लिख सकते हो -1/2 4 -2 -3 एंड 1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स। अब ए इनवर्स क्या बताएगा कि आप इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। वो चीज आप चेक भी यहाँ पे कर सकते हो। अब ये चीज क्लियर हो गई, तो आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। अगर एमसीक्यू कभी भी मिले यही शॉर्टकट आप लगा के आ सकते हो। शॉर्टकट क्या कहता है कि फॉर अ मैट्रिक्स ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, जो इसका ए इनवर्स होगा वो होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना आसान है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और इसमें करना क्या होता है, देखो भाई, ये 1/4 था और यहां बन गया 4/1, जो 1/4 था वो 4/1 हो गया। मतलब इधर डी आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा, बी और सी अपनी जगह पे रहेंगे।
बी और सी देखो, इधर अभी भी 2 है, इधर भी 2 था, इधर भी 3 है, इधर भी 3 था, लेकिन उस पे लग जाएगा नेगेटिव साइन। तो होता क्या है, ये वाले डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, जो बच गया उस पे नेगेटिव साइन लग जाता है। बात समझ में आई? ये शॉर्टकट है, आप याद रख सकते हो, जल्दी हो जाता है। तो इस 2/2 का बहुत जल्दी करने के लिए आप ये कर सकते हो। सेम तरीके से आप 3/3 मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकाल सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इनवर्स क्यों निकालते हैं? मार्टिन्स रूल के लिए। आपके कोर्स में मार्टिन्स रूल है नहीं तो टेंशन नहीं लेनी, आपके कोर्स में है क्रेमर्स रूल, तो हम क्रेमर्स रूल पे ही ज्यादा बात करेंगे। लेकिन ऐसे हम 2/2 का इनवर्स निकालते हैं। सेम लॉजिक से आप 3/3 मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकाल सकते हो, अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एक बार मैं जरा क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर लूं, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तो लिखी गई हैं, मुझे सिर्फ इसका इनवर्स निकालना है। तो मुझे सिर्फ ये मैट्रिक्स चाहिए, मुझे इनवर्स से मतलब नहीं है, मुझे इस मैट्रिक्स चाहिए, अभी मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए। तो वी हैव 1 1 1 2 1, z है नहीं तो 0 लिख देंगे, 1 1 -4। अब इसीलिए इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेथड कहते हैं, क्योंकि हम x y z के कोफिशिएंट्स को यहाँ पे लिखते हैं। ये मैट्रिक्स ऐसे लिखी जाती है, x y एंड z is equals to 10 13 and 0। This is the matrix that you are getting। अब क्रेमर्स रूल से हमें सॉल्व जरूर करना है, लेकिन ये क्रेमर्स रूल नहीं बता रहा मैं आपको, ये होता है मार्टिन्स रूल। अगर आप सॉल्व करने आओ, मुझे मार्टिन्स रूल की भी कोई खास जरूरत नहीं है। मार्टिन्स रूल क्या कहता है, सिर्फ समझा रहा हूं, करने की जरूरत नहीं है। ax इक्वल्स टू बी अगर लिखा है तो आप लिखोगे x इक्वल्स टू a इनवर्स b। a इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो हमें क्या चाहिए, अभी मुझे डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना को सिखा रहा हूं, और उस इनवर्स निकाल के अगर आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाती है। यही होता है मार्टिन्स रूल। आपको मार्टिन्स रूल सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना है कि ये इनवर्स निकाल दो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर बस मैं आपको बता रहा था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये नंबर मिलता है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हैं वो इस तरीके से लिखी जा सकती हैं। ये भी लिखना आपके लिए अभी के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि क्रेमर्स रूल में भी इसका यूज करूंगा। तो ये नोटेशंस आपको समझ में आना जरूरी है। हाँ, ये चीज जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ ए इनवर्स निकालने की जरूरत थी। अब ए इनवर्स निकालने के लिए मेरे पास ए है, तो मैं जल्दी से इसके कोफैक्टर्स निकाल लेता हूं। तो अगर मैं कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालूं, कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो कोफैक्टर्स ऑफ ए के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं थोड़ा सा फास्ट मेथड करूंगा। मैं पहले ही साइन लगाता हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। ये मैंने साइन लगा दिया। अब मैं नंबर्स लिखूंगा। कोफैक्टर्स ऑफ ए आ गया, और अगर इसका ट्रांसपोज करूं तो एडजॉइंट आ जाता है, तो मैं डायरेक्टली एडजॉइंट ही लिख देता हूं। मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो याद कैसे रहेगा सर? कोई नहीं, ऊपर ट्रांसपोज वाला ऑप्शन लगा दो। कोफैक्टर सिर्फ लिख रहा था मैं, ट्रांसपोज नहीं लगा रहा था। लेकिन जो एडजॉइंट होता है वो कोफैक्टर्स का ही तो ट्रांसपोज होता है। तो आप एक स्टेप और एक्स्ट्रा ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे करते हैं। अब देखो भाई, इसका मुझे कोफैक्टर निकालना है। साइन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, मुझे उसकी दिक्कत नहीं है। वैल्यू निकालते हैं। इसको और इसको हाइड कर दो। इसको और इसको जब आप हाइड करोगे, आपके पास बचेगा -4 -0। तो -4 -0 होता है -4। ठीक है, फिर इसको और इसको हाइड कर दो। इसको हाइड करोगे, 2 इंटू -4 -8 -0। माइनस का 8 होता है, लेकिन ये प्लस का 8 बन जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी वहां माइनस साइन एग्जिस्ट करता था। इसको और इसको हाइड करोगे, इसको और इसको हाइड किया, 2 1 2 -1, तो 1 बचा। तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो सिंपली आपको ये चीज करते जाना सबके लिए। इसको और इसको हाइड करोगे, -4 -1 -5 होता है, ऑलरेडी माइनस लगा है तो +5 बन जाएगा। फिर इसको और इसको हाइड किया, 1 इंटू -4 माइनस, यहाँ भी वही आया था ना, एक सेकेंड, दिस एंड दिस इज हिडन, -4 -1। ठीक है, इसको और इसको हाइड करेंगे, इस लाइन को, इस कॉलम को, तो 1 इंटू -4 -4 -1 -5, इधर भी -5 आ जाएगा। तो माइनस ऑलवेज ओवर पावर्स द पॉजिटिव साइन। इसको और इसको हाइड करोगे, 1 -1 0 देता है। अब -0 लिखो या 0 लिखो, क्या फर्क पड़ता है। फिर हम इस लाइन को हाइड करेंगे, 0 -1 विल गिव मी -1, तो यहां पे आ गया -1। इसको और इसको हाइड किया, 0 -2 विल गिव मी -2, लेकिन ऑलरेडी माइनस था तो +2। इसको और इसको हाइड करोगे तो 1 -2 -1 आता है, तो यू राइट माइनस का 1 यहाँ पे। ठीक है, ये आ गई आपकी कोफैक्टर्स, ये है कोफैक्टर्स जो लिखा है। अब इसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट बन जाएगा। तो एडजॉइंट विल बी -4 8 एंड 1। पहली रो को पहला कॉलम लिखा, 5 -5 एंड 0। फिर आएगा -1, दिस इज -1
2 एंड -1। अच्छा, मैंने यहाँ पे एडजॉइंट पहले निकाल दिया, लेकिन आपको पहले एडजॉइंट नहीं निकालना, पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना, क्योंकि बिना डिटर्मिनेंट के काम नहीं होगा। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट। तो किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करता हूं, मैं रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करता हूं, -4 -0, फिर -1 आ जाएगा। इसको और इसको हाइड करेंगे, -8 -0, फिर +1 आ गया, 2 -1, तो यहां मिल जाएगा आपको -4 +8 +2, तो ये आ गया 6। तो डिटर्मिनेंट है 6, ठीक है, सॉरी नॉट 6, ये 1 है ना। दिस इज +8 -4 एंड प्लस का 1, 2 -1 1 होता है, 1 × 1 इज अगेन 1, तो 8 + 1 5, तो डिटर्मिनेंट आ गया 5। तो आपका ये निकला था एडजॉइंट एंड ये निकला था डिटर्मिनेंट। तो अगर आपको फाइनल आंसर इनवर्स में देना है, ए इनवर्स बताना था, तो 1 ये लिखा है फॉर्मूला, इसमें बस वैल्यू रख दो, तो 1/5 × -4 5 -1 8 -5 and 2 1 0 -1, दिस इज द इनवर्स। अब इस इनवर्स को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको एग्जैक्टली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इस इनवर्स को आप इस b मतलब 10 13 और 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको x y z जो कोफिशिएंट्स थे वो वैल्यू मिल जाएंगे। यही होता है सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये मार्टिन्स रूल है। इसको आपको जो निकाला है आपने ए इनवर्स, अगर आप इस बी मैट्रिक्स से को फाइनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स से, तो आपको आंसर फाइनल मिल जाएगा। इसके बाद आता है क्रेमर्स रूल, जो एक्चुअली आपके कोर्स में है एंड आपको पढ़ना है। क्रेमर्स रूल में भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को ही सॉल्व करते हैं और उससे एक्स वाई जेड कोफिशिएंट्स की मतलब कि वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का यूज करेंगे और एक जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसका यूज करेंगे। ये होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये होती है कांस्टेंट मैट्रिक्स, और वेरिएबल मैट्रिक्स हमें निकालना होता है। मेथड ये डिफरेंट है, ये मार्टिन्स रूल होता है। क्रेमर्स रूल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती। एंड जो क्रेमर्स रूल है, आपके कोर्स में सिर्फ नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं। अब नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशंस वो होते हैं, नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालने वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 ना हो, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होने पे सॉल्यूशंस होते हैं? होते दो तरीके के, एक होता है नो सॉल्यूशन और एक होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। वो आपके कोर्स में नहीं है, उनको हम कहते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन। नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यू नीड टू फाइंड जस्ट द यूनिक सॉल्यूशंस। अब इसमें करना क्या है वो समझ लेते हैं फटाफट, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने, ये तो बता दिया। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से करना होता है। देखो भाई, आपको करना ये है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर, टूल में आपको करना ये है, देखो नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन है ये तो आप समझ के, करना क्या होता है वो समझो। मान लीजिए आपके पास लिखा है a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, इसको मैं d1 बोल देता हूं ऐसे, जो कांस्टेंट है। फिर a2x b2y c2z इज इक्वल्स टू d2, और तीसरी इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। अभी आपने देखा था कि मैं इसको ऐसे लिख रहा था कि दिस इज a1 b1 c1, जो भी कोफिशिएंट्स थे यहां लिख दिया, फिर a2 b2 c2, देन a3 b3 c3, एंड यहां पे आती है आपकी वेरिएबल वाली मैट्रिक्स विच इज x y एंड z। then you have the constant matrix which is d1 d2 d3, ये मैट्रिक्स है। तो इसी को मैं लिखता हूं कैपिटल A x इक्वल्स टू b, ax इक्वल्स टू b हम लिखते हैं। अब क्रेम, ये मार्टिन्स रूल की तरह यहां तक तो सेम था, डिफरेंस आता है इसके बाद में। अब आपको फाइंड करना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप सबने सीखा है क्या होता है, यू नीड टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। लेकिन चीजें यहां रुकती नहीं है, इसमें आपको एक्स्ट्रा में फाइंड करना होता है a ऑफ x। आपकी बुक में डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स दिए हैं, या आप कोई भी सिंबल यूज करते हो जो आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पे ax लिख रहा हूं। ax में क्या करना होता है, आपको जितने भी x वाले कोफिशिएंट्स थे उन सबको चेंज कर देना है, समझे। जितने भी आपके पास ये x वाले कोफिशिएंट्स थे, यानी कि a1 a2 a3, इनको गायब कर देना है। तो गायब करके डिटर्मिनेंट खाली खाली नहीं लगेगा, नहीं लगेगा यार, कैसे गायब करना है वो समझो।
जो भी ये कोफिशिएंट्स है उनको रिप्लेस कर दो कांस्टेंट मैट्रिक्स से। मतलब ax में ये आपको मिल जाएगा, लेट मी राइट इट, ax में आपको मिल जाएगा इधर d1 d2 d3, द रेस्ट रिमेन्स द सेम, बाकी सेम रहेगा, इधर b1 रहेगा, इधर c1 रहेगा, ठीक है, इधर डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, b1 c1 b2 c2 एंड b3 c3। तो जैसे देखो ये मैट्रिक्स को देखो, इस मैट्रिक्स को देखो, द ओनली डिफरेंस इज d1 वाला कॉलम, जितने भी x के कोफिशिएंट्स थे x वाले हटे, ax था तो x हटेगा। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, आप लॉजिक समझ गए हो, फिर ay भी निकाल सकते हो। ay में क्या होगा, ay में सिर्फ y वाले कोफिशिएंट्स रिप्लेस हो जाएंगे d1 d2 d3 से, मतलब ये रहेगा एज इट इज a1 a2 a3, इधर भी रहेगा c1 c2 c3, the only replacement that will happen is this d1 d2 and d3, ये सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे विद द कांस्टेंट मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पे az आपको निकालना होता है, az आप निकालोगे सिमिलर तरीके से z की कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करके, मतलब कि इधर आ जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड लास्ट में d1 d2 d3। तो आप समझ पा रहे हो ना किस तरीके से निकालना है। ये a निकला, ax निकला, ay निकला और az निकला, ये तीनों निकालने के बाद लास्ट स्टेप जो है बहुत ही सिंपल सा, आपको x y z निकालना था। ये तो डिटर्मिनेंट निकालना जरूरी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी द डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ a। जो y की वैल्यू आएगी द डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, एंड जो z की वैल्यू आएगी दैट इज अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ az डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये है x y z की वैल्यूज, और इस तरीके से क्रेमर्स रूल को सॉल्व करना है, निकालना है आपको। पहले इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, फिर 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं। जब हम मार्टिन्स रूल लगाते हैं तो हमें 9 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने होते हैं टू फाइंड द कोफैक्टर्स। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ बेटर वे ऑफ गोइंग अराउंड थिंग्स, और ये वाला तो बाय डिफॉल्ट करना ही पड़ता है। तो क्रेमर्स रूल आसान है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन पे क्वेश्चन आए आप क्रेमर्स रूल लगा सकते हो, टाइम नहीं लगता, सिर्फ देखने में डरावना लगता है बड़ा सीधा साधा सा। ये देखो क्वेश्चंस करते हैं ज्यादा समझ में आएगा, तरीका यही है। आपको करना क्या था, पहले इसको लिखना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि अगर यही जीरो आ गया आगे कोई सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद ax निकालना है। ax क्या होता है, x के जितने भी कोफिशिएंट्स थे विच इज a1 a2 a3 उसको रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स से। फिर ay में क्या किया, b को रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट मैट्रिक्स से। फिर z वाले मैट्रिक्स को रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट मैट्रिक्स से। इतना करना था। ये करने के बाद जो भी ये चार वैल्यूज आए होंगे, नंबर्स ही होंगे, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, मैंने कल बताया था। और ये वाले x निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a करना है। फिर y में डिटर्मिनेंट ऑफ ay फिर डिवाइड बाय a करना है। अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ az डिवाइडेड बाय x y z की वैल्यू आ जाएगी। लॉजिक क्लियर है? ये है क्रेमर्स रूल पूरा का पूरा। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन पे, ताकि ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर पाए। 2/2 में भी वही है, 3/3 में वही है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट देखो इसमें ना कई तरीके से नोटेशंस यूज होती हैं। इंस्टेड ऑफ a हम कैपिटल D लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको dx बोल देते हैं, इसको dy d, मतलब तुम्हारे ऊपर है, नोटेशन इज ऑन अप टू यू, तुम्हें जो यूज करना है करो। मेरे को ये सही लगती है, मैं करता हूं, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके कोई नंबर नहीं कटते हैं। अब इसे सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 -3 5 and 3। इधर आ जाएगा x एंड y और इधर आ जाएगा 5 and 2। तो सबसे पहले का क्या काम है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a बताना है। So the determinant of A will be 2 -3 5 and 3। ये है डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 3 6 प्लस 15, तो ये आ गया 21। द डिटर्मिनेंट ऑफ A is 21। फिर आपको कैलकुलेट करना है AX का डिटर्मिनेंट। व्हाट इज AX? X वाले कोफिशिएंट्स को इन कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, ये आ जाएगा 5 2, और ये वाला कॉलम सेम रहेगा -3 and 3। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, 5 3 15 और 2 3 6, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी आ गया 21। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ay निकाल लेते हैं। अब ay निकाल, इसमें z होता नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ay निकालने के लिए क्या करना है, पहले वाले ओरिजिनल से 2 5 सेम रहेगा, ओरिजिनल से आप 2 5 को सेम रखो
और इसको चेंज कर लो, -3 3 की जगह पे आ जाएगा 5 एंड 2, तो 2 2 जा 4 एंड 5 5 जा 25, और ये माइनस का आ जाएगा, तो इक्वल्स टू माइनस का 21 आया। मैंने बताया था x निकालने के लिए क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये आया है 21 डिवाइडेड बाय 21 जो होता है 1, एंड y की वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये हो जाएगा माइनस का 21 डिवाइडेड बाय 21 अगेन माइनस, जो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके भी ला सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि नंबर क्रेमर्स रूल के मिलेंगे, ठीक है, ज्यादा शाणे नहीं बनना, जो बोला गया है वो करना है। तो x और y की वैल्यू इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर, इस तरीके से क्रेमर्स रूल का यूज करना है। 3/3 में इसका यूज ज्यादा प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिलता है। अभी हमने इसका ऑलरेडी किया था, मार्टिन्स रूल से कर ही दिया था, और डिटर्मिनेंट निकाला था, हाँ निकाला था, 5 आ रहा था, तो 1 1 1 2 1, क्योंकि z है नहीं, लेकिन z की जगह लिखेंगे 0, फिर आएगा 1 1 एंड -4, ये हो गया आपका मैट्रिक्स A। तो मैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ A बोल देता हूं, क्यों, मुझे AX लिखना नहीं लिखना, ये लिख दिया, काम खत्म। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम AX भी लिख ही लेते हैं, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A फिर डिटर्मिनेंट ऑफ AX, क्या बताया है, इसको रिप्लेस कर दो 10 13 एंड 0 से, जो भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनसे आपको इसको रिप्लेस कर देना था, और बाकी एज इट इज लिखना था, विच इज 1 1 1 1 0 -4, जो भी आए कैलकुलेट करके। चलो कर लेते हैं फटाफट, हाँ थोड़ा लेंदी जरूर लगेगा, बट है इतना कुछ नहीं, आसान से सॉल्व हो जाएगा। तो R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, दिस इज 1 -4 -0 माइनस का 1, इसको हाइड किया, -8 -0 एंड प्लस का 1 2 -1, सिंप्लीफाई करके आ गया -4 + 8 + 1, 8 + 1 9 -4 5 5 ही आ रहा है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करोगे हम C1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं। C1 अलॉन्ग क्यों, क्योंकि एक 0 दिख रहा है, जहां 0 दिखे वहीं एक्सपैंड किया करो, जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। तो जब C1 के अलॉन्ग एक्सपैंड किया 10, इसको और इसको हाइड किया, -4 -0 -4 -0, फिर 13, और इधर मैं माइनस साइन लगाऊंगा। मैं C1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहा था और कर सकता हूं, आपको पता है, आप जैसे भी एक्सपैंड करो तुम्हारा मन। इसको और इसको हाइड किया, -4 -1 -4 -1 आ जाएगा, और प्लस में 0, क्योंकि मुझे इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा इसलिए मैं छोड़ सकता हूं। ये आ जाएगा -40, ये आ गया आपका -40 एंड माइनस प्लस का 65, -4 -1 -5 -5 × 13 प्लस का 65, तो यहां से आपको मिल जाएगा प्लस का 25, ठीक है ना। ये बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे आप AY निकालोगे, लेट्स फाइंड AY का डिटर्मिनेंट, तो AY आ जाएगा द डिटर्मिनेंट ऑफ 1, जो लिखा है वो लिखेंगे 1 2 1 1 0 -4, y की जगह जो छोड़िए 10 13 एंड 0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करके किसके अलॉन्ग, C2 के अलॉन्ग कर सकते हो, बट ये नंबर भी आसान है, कहीं से भी कर दो, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। 1 × इसको हाइड किया, माइनस का 34 52 माइनस का 52 -0 एंड प्लस का 10 सॉरी माइनस का 10 टाइम्स, अगली लाइन में कर देते हैं, यहाँ जगह नहीं है। 1 × माइनस का 52 माइनस का 0 माइनस का 10 आ जाएगा, -8 -0 एंड 1 टाइम्स +1 0 माइनस का 13, दिस इज व्हाट यू गेटिंग। अब देखो यहां से मिल जाएगा आपको 18, यहां से आ गया नेगेटिव का 52 प्लस का 80 और नेगेटिव का 13, तो ये 65 हो गया, बचा कितना 15 प्लस का 15, बचा, तो ये हो गई वैल्यू ऑफ AY, दिस इज द वैल्यू ऑफ AY। ऐसे आप AZ भी निकाल लोगे। AZ कैलकुलेट करने के लिए इसको रिप्लेस करना है, बाकी सेम रहेगा, तो 1 2 1 1 1 1 10 13 एंड 0, ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको मिल जाएगा, कहीं से भी एक्सपैंड करो कोई दिक्कत नहीं है, इस C3 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लेते हैं, आपका मन जिधर से आपको करना है उधर से कर सकते हो। 10 × 10
इंटू इसको हाइड किया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, फिर माइनस का 13 लगाएंगे, इसको हाइड करेंगे 1 माइनस 1 0। बहुत बेहतरीन। तो इधर से आ जाएगा, ये तो जीरो ही हो गया, 13 देखो इधर से गिरा तो 1 इंटू 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, इधर 10 ओवरऑल 10 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई ए जेड की। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए जेड का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे एक जरा पार्टीशन लगा लिया जाए वरना कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, अब हमें चाहिए एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां तक ये काम खत्म। एक्स जो होगा वो होता है ए एक्स डिवाइडेड बाय ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय ए विच इज नथिंग बट, छोटा कर लेते हैं, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, ए एक्स था 25 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 5 ओनली, एक्स हो गया 5। ऐसे y को कैलकुलेट करोगे, ए वाई डिवाइडेड बाय ए विच इज y इज इक्वल्स टू, ए वाई आया था 15 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 3, ये हो गई y की वैल्यू। और z होता है ए जेड डिवाइडेड बाय ए एंड z इज इक्वल्स टू, ए जेड है 10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 2। तो 5 3 2 आपका आंसर है। इसको कहीं भी आप रख के देखोगे एकदम परफेक्टली फिट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट क्रेमर्स रूल इज। ये इक्वेशंस दी होंगी तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आती है एक और क्वेश्चन जो होती है वर्ड प्रॉब्लम्स पे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स एक क्वेश्चन में आपको करके दिखा देता हूं, बाकी आप जाके नीचे देख सकते हो, आपको पूरे एमएल अग्रवाल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये वाले नोट्स भी आपको वहीं मिलेंगे, फ्री कंटेंट में नोट्स मिल जाएंगे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। The school plans to award 6,000 in total to its students to reward for certain values, honesty, regularity, and hard work. Okay, when 3 times the award money for hard work is added to the award money given for the honesty amounts to 11,000. The award money for honesty and hard work together is double the amount for रेगुलरिटी। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला है कि आपको ना इसको पहले एक साइमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन क्रेमर्स रूल से, मार्टिन्स रूल से सॉल्व करना होता है। जनरली आपके बुक में क्रेमर्स रूल है, तो क्रेमर्स रूल से हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं एंड चलो शुरू करते हैं। छोटा कर लेते हैं, चलो, वी डोंट नीड दिस मच वर्ड्स। तो स्कूल प्लान्स 6000, तो मतलब 3 वैल्यूज हैं, ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क। तो क्यों ना हम ऑनेस्टी को बोल देते हैं x रुपीज गए हैं, रेगुलरिटी को y रुपीज गए हैं और हार्ड वर्क को z रुपीज गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मेथड x प्लस वाई प्लस z जो है that is equals to total of 6,000। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर बोला है when 3 times the award money for hard work, हार्ड वर्क को z बोला था, 3z हो जाएगा, एंड ऑनेस्टी का तुमने जब मिलाया ये अमाउंट किया 11,000 रुपए। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। लेकिन इसको ऐसे ना लिख के व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस कि x प्लस 3z इज इक्वल्स टू 11,000। एक ऑर्डर में लिखोगे ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट लाइन में बोला गया द अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और हार्डवर्क का पैसा जो है मिला के डबल हो रहा है द अमाउंट ऑफ रेगुलरिटी। सो x माइनस का 2y प्लस का z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाली बात आपको यहाँ पे समझनी थी। ये इक्वेशन बन गई। सो इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 3। अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 1 1 1 1 1 1, इधर आ जाएगा 1 0 3, इधर आ जाएगा 1 -2 एंड 1। ये हो गई कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसमें आता है फिर x y एंड z एंड दिस इज इक्वल्स टू 6,000 11,000 एंड 0। ठीक है ना, ये हो गई आपकी कोफिशिएंट। अब जो कर रहे थे वही करना है आपको। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a के लिए 1 1 1 1 0 3 1 -2 एंड 1 कैलकुलेट कर लो। अब जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें यहां मिल जाएगा, देखो 1 0 प्लस 6 -1 1 -3 मिलेगा और प्लस में 1 1 -3। ठीक है, प्लस में 1 -2 -0 ये मिल रहा है। तो दिस इज 6, दिस इज 1 -2 प्लस 2 हो जाएगा और ये -2। सो ओवरऑल आपका 6 बन जाएगा। ठीक है, 6 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे ही आप ax निकाल लोगे। ax निकालने का तरीका क्या था, x वाले कोफिशिएंट्स को इससे रिप्लेस कर देंगे तो यू गेट 6,000 11,000 एंड 0 when 1 0 -2
1 3 एंड 1 ये मिल रहा है। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, कैसे भी आप एक्सपैंड करते हो, मैं कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करता हूँ। तो यू गेट 6000 टाइम्स 0 प्लस 6 एंड माइनस का 11000, इसको हाइड करेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36,000 माइनस का 33,000, यू गेट 3000। तो 3000 आपको मिलेगा यहां से, ठीक है। फिर ऐसे ही आप ए वाई निकाल लो, ए वाई का डिटर्मिनेंट यहां आ जाएगा, दिस इज 1 1 1 6000 11000 एंड 0 देन 1 3 एंड 1। इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद इसके अलोंग एक्सपैंड करते हैं, तो माइनस का 6000 जहां जीरोस होते हैं मैं उसके अलोंग एक्सपैंड करता हूँ और कुछ भेदभाव नहीं करता। इसके अलोंग एक्सपैंड करोगे तो ये इसको हाइड करके क्या लिखोगे 1 माइनस 3 और प्लस का लिखोगे 11000, इसको और इसको हाइड करेंगे 1 माइनस 1, ये हो गया 0। तो ये बन जाएगा आपका 12,000, ठीक है ना, ये आ गया आपका 12,000 रुपए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ये है। ऐसी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड यू कैन जस्ट कैलकुलेट, बस होने वाला है खत्म, ये बस ए जेड निकालना है और आपको मिलेगा 1 1 1, ये वाली 1 0 माइनस 2 एंड ये वाला जो नंबर है इसको आप कांस्टेंट मैट्रिक्स से हटा दो, 6000 11000 एंड 0। 1 टाइम्स 0 माइनस प्लस 22,000 हो जाएगा ये। इसको इससे एक्सपैंड कर रहा हूँ, इसके अलावा इससे किया R1 के लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, 1 इंटू 0 माइनस प्लस का 22,000, ठीक है। फिर 1 आ जाएगा माइनस के साथ, माइनस का 1 0 माइनस 11,000, फिर प्लस का 6,000 के साथ आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 2 माइनस 2 आ जाएगा। तो ये 22,000 वही गलती कर रहा था, प्लस 11,000 एंड माइनस का 12,000। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिल रहा है 21,000। दिस इज यू गेटिंग एज 21,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए जेड। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ये आपको बताया तो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ आपको जो भी x में आया 3000, इस 3000 से डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देना तो 500 रुपए हो जाएगा। y के लिए आपको y वाली वैल्यू विच इज 12,000, इसको भी 6 से डिवाइड कर देना है, जो ये 2000 रुपए हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और z के लिए मैं यहाँ पे z लिख दे रहा हूँ, z के लिए आपको मिला है 21,000, इसको भी आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 3,500 रुपए। तो ये 3 वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सो इसी के साथ ये मार्क करता है एंड ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।